Hello everyone, I am here Sneha Shalvi. We were continuing the series of polity, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जाना था, क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। अब डिसक्वालिफिकेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है डिसक्वालिफिकेशन का, ये हमने बात कर लिया था। उसमें था इंसॉल्वेंट हो जाए या अनसाउंड माइंड हो जाए या सिटीज़न ही ना रहे तो फिर हम कहते हैं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहा, वो डिसक्वालीफाई हो गया। कुछ प्रोविजंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है कि अगर वो किसी माल प्रैक्टिसेस यानी किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया गया, जैसे किसी इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन हो रहा है उसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, उसमें वो पकड़ा गया कि वो वैसा उसमें इन्वॉल्व था, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए, अभी रिसेंट केस आया था राहुल गांधी का जिसमें वो उनको इम्प्रिजनमेंट कन्विक्शन हुआ था 2+ ईयर के लिए, हालांकि ये होल्ड पे डाल दिया गया, तो उस समय उनका सीट चला गया था। तो 2 साल से ऊपर के लिए 2+ ईयर मतलब 2 साल या 2 साल से ऊपर के लिए अगर किसी को कन्विक्शन हो जाता है तो उसको वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। ये दिया हुआ RPA 1951 में। He have failed to lodge an account of his election expense. इलेक्शन में कौन कितना खर्च कर रहा है ये बताना ज़रूरी होता है। जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बताते हैं कि हम इतना खर्च किए हैं, पूरा डिटेल उनको देना होता है कितना पैसा खर्च हुआ है इलेक्शन में। अगर वो इलेक्शन एक्सपेंस नहीं बताते हैं या डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो इस ग्राउंड पे भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो गवर्नमेंट का है और वही ले ले, गवर्नमेंट ही मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और उन्हीं का कोई बिजनेस फर्म है वही उस कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ये मॉडली गलत है, तो इस ग्राउंड पे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। He must not be director or managing agent nor hold an office of profit in corporation in which the government has at least 25% share. अगर कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन है जिसमें 25% शेयर गवर्नमेंट का है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर में ये नहीं हो सकते हैं, और अगर पाए जाते हैं या होते हैं तो इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ही मस्ट नॉट हैव बिन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन। मतलब अगर मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है उसको डिसमिस कर दिया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन, तो वो फिर से MP नहीं बन सकते। अगर बन गए हैं तो उनको इस ग्राउंड पे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ही मस्ट नॉट हैव बिन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, या ब्राइबरी लेते हुए या कम्युनल हार्मोनी को ख़राब करते हुए, इस तरीके से नहीं पाए जाने चाहिए। अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती ये करते हुए नहीं पाए जाने चाहिए, या इन सब में कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए, प्रूवन नहीं होना चाहिए कि वो सती किए हैं किसी का या फिर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किए हैं। अगर इसमें से कुछ भी होता है तो वो MP बनने से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपको इस पे ध्यान ये रखना है कि ये प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हुए, ये जितने भी प्रोविज़न हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, सिटीजन नहीं रहे या फिर कोई ऐसा लॉ बन जाए, जिसको लॉ को हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जाम्पल लेके भी पढ़े थे। ओके, सो नेक्स्ट इज डिफेक्शन। इंडियन पार्लियामेंट मतलब डिफेक्शन के बेसिस, डिफेक्शन कैसे हो सकता है, तो 10th शेड्यूल में हम लोग लास्ट लेक्चर में जाने थे कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 10th शेड्यूल, और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया था। इसमें क्या होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं। सबसे बड़ा इसमें ये रहता है कैच कि आपको यहाँ पे डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हुए, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर हो गए और राज्यसभा में चेयरमैन हो गए। एडजुडिकेशन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ऐसे इन जनरल स्पीकर के चीज़ों का नहीं हो, जैसे मनी बिल स्पीकर अगर डिसाइड कर दिए कि ये मनी बिल है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, पर डिफेक्शन के ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू होता है।
ये क्योतो होलोहन केस था 1992 में, इसमें बताया गया था। ये केसेस आपको अभी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेंगे, पर चूँकि आप ये सब पढ़े रहोगे तो आप मेंस के आंसर में जब इन केसेस को डिटेल से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इफ़ ही वॉलेंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्ट, कोई ऐसा आदमी है जो इलेक्ट हुआ मान लीजिए किसी ए पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे, और वो कहता है अब कि नहीं हमें को इस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं रहना है, अब हमको जाके दूसरे बी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनना है, तो ये वो नहीं कर सकता है। इससे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी खराब होती है। इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको एमपी बनने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देयर वाज अ टाइम जब हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चलती थी, मतलब जितने भी एमपी हैं वो या एमपी एमएलए जो भी हो, वो एक पार्टी से टिकट लड़के जीतते थे और दूसरे पार्टी में वो शिफ्ट कर जाते थे, अपनी लॉयल्टी चेंज करते रहते थे। उसको उस समय कहा जाता था आया राम गया राम का पॉलिटिक्स। पर उसके बाद ही ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 10th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा पॉलिटिकल डिफेक्शन कर रहे हैं, एक पार्टी से सेलेक्ट होकर या तो उसका मेंबरशिप छोड़ दे रहे हैं या तो दूसरे पार्टी में जाके मिल जा रहे हैं, तो ये अगर वो कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है, ये ग्राउंड हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का। हालांकि कुछ कुछ अलाउड भी है, जैसे कि 2/3 मेंबर अगर एक पार्टी का एक साथ डिफेक्ट हो जाए तो ये तो मेजॉरिटी हो गया ना, मेजॉरिटी ही निकल गई तो बची ही माइनॉरिटी, तो मेजॉरिटी अगर निकल जाती है 2/3 मेंबर अगर निकल जाती है डिफेक्ट कर जाती है तो ये इसमें डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। और जैसे कि मान लीजिए या तो पार्टी शिफ्ट कर गई या तो उसको बोला गया कि आप इस तरीके से वोट करो, व्हिप जारी किया गया और वो नहीं व्हिप का पालन करती है या एब्सटेन करती है। व्हिप का पालन नहीं करने में ये भी हो सकता है कि अगर आप व्हिप इशू किया गया और आप एब्सेंट हो गए तो भी आप यही माना जाता है कि आपने व्हिप का पालन नहीं किया है, तो इस केस में भी उसको डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है या नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद करता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, इंडिपेंडेंट से वो लड़ा है उसको इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा। नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि हम बताएं कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, वो नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं बट विद इन 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन करते हैं तो वो डिफेक्शन के सब्जेक्ट में आते हैं, बट 6 महीने से पहले वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वाले कभी नहीं कर सकते हैं। और बाकी 2/3 अगर एक पार्टी से शिफ्ट होकर दूसरे पार्टी में जाते हैं ये कर सकते हैं, उससे कम वाले नहीं कर सकते। अगर किए तो डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर मिनिस्टर तो छोड़ ही दीजिए। द नेक्स्ट इज रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट आफ्टर इलेक्शन। हम अभी बताएं कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का बात होता है। डिलिमिटेशन कमीशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन कमीशन का बात होता है और हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है ना 1 पर्सन 1 वोट। वैल्यू वोट का कम नहीं होना चाहिए ना। मान लीजिए 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 लोग हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 लोग हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 ही लोग हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लोग हैं। ये भी एक लोग को चुन रहे, ये भी एक लोग को चुन रहे, ये भी एक को चुन रहे, ये भी एक को चुन रहे, तो इनके वोट का वैल्यू सेम हुआ? नहीं हुआ। तो इस वजह से क्या होता है कि इन सब को, ताकि सबका वोट का वैल्यू सेम रहे, इसका बाउंड्री शिफ्ट किया जाता है। मान लीजिए ऐसे बाउंड्री बदल दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, तो यहाँ पे भी अगर मान लीजिए 100 मेंबर है तो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ हो सकता है 110 हो, यहाँ हो सकता है 115 हो, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो, क्योंकि मैथमेटिकली एग्जैक्ट करेक्ट तो कभी नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट हर पीपल जितने भी लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू सिमिलर हो, ये इंश्योर किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के हेल्प से। बट एक टाइम था जब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इस बात को लेके इशू होने लगा कि साउथ इंडिया के लोग बोलने लगे कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ा है, साउथ इंडिया वालों ने पॉपुलेशन कम किया है, तो उनको तो पनिशमेंट मिल जाएगी ना उनके अच्छे कामों के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काफ़ी एफर्ट लिया उन्होंने और उस अच्छे पॉलिसी के लिए तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो इस वजह से इस डिलिमिटेशन कमीशन को 2026 तक 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 से फ्रीज कर दिया गया है। मतलब 2026 के बाद जो ही डिलिमिटेशन कमीशन बैठ सकती है सेंसस के बेसिस पे।
नेक्स्ट इज आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट इज मेड, एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा और डिवीजन ऑफ सीट इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर जगह वो सीट चेंज करना क्यों, वोट का वैल्यू सेम रहे इसके लिए। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी इन विच इट इज़ टू बी मेड। ध्यान रखिएगा अथॉरिटी किसका है, पार्लियामेंट का है। ये सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, डिलिमिटेशन वगैरह सब उसी के पावर में आता है। नेक्स्ट इज कि अभी तक डिलिमिटेशन 4 बार हुआ है, 1952, 1962, 1972, 2002। इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन था डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार, मतलब डिलिमिटेशन कितनी बार हुआ है। सो वो 4 बार हुआ है। नेक्स्ट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पहले फ्रीज किया गया था सीट को, जैसे अभी हम बताएं कि 84th में 2026 तक फ्रीज किया गया है। तो सबसे पहले 42nd में फ्रीज किया गया था लोकसभा सीट को 2000 तक के लिए। कहाँ, 1971 लेवल, मतलब 1971 के सेंसस के बेसिस पे, 1971 में जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे जो डिलिमिटेशन हुआ था सेम फ्रीज रह जाएगा अप टू 2000। हालांकि 2001 में फिर से आया और इस चीज़ को एक्सटेंड करके 2026 कर दिया गया। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर आया था जिसमें डिलिमिटेशन जो था वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे किया गया, मतलब 2000 तक जो था 1971 सेंसस के बेसिस पे था। फिर 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें जो डिलिमिटेशन था वो 2001 सेंसस के बेसिस पे था। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा, आर्टिकल 330 में दिया हुआ है कि एससी और एसटी का कितना रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा में। तो सबसे पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अबैंडन किया गया था। हमारे यहाँ कम्युनल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हालांकि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको स्पेशल प्रोविज़न किए जाते हैं उनके लिए। फ्रॉम द शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे 15 में भी पढ़े कि 15 क्लॉज 3 में विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जाएगा, तो उस तरीके से सबके लिए किया जाता है स्पेशल प्रोविज़न। तो यहाँ पे भी कम्युनल सिस्टम नहीं है, हालांकि एससी और एसटी के लिए पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे, मान लीजिए कहीं पे है एससी का पॉपुलेशन उस जगह का 10% है पर उसका रिप्रेजेंटेशन 1% ही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो कर रहा है ना। तो उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग पॉपुलेशन के रेशियो में रिजर्वेशन दे सकते हैं। ओरिजिनली जो ये रिजर्वेशन था ना ये 10 इयर्स के लिए ही था। ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि रिजर्वेशन जो शुरू में आया था ना वो 10 साल के लिए था। वो 10 साल के लिए सिर्फ लोकसभा के लिए रिजर्वेशन जो था, लोकसभा में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन जो था वो था 10 सालों के लिए, पहले से बाकी जो था वो 10 सालों के लिए नहीं था। हालांकि इसको 10 साल करके हर बार बढ़ाते जाया गया है। अभी भी एससी एसटी का रिजर्वेशन है लोकसभा में। 104th अमेंडमेंट आया था 2019 में, रिजर्वेशन को 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सीट्स रिजर्व होते हैं एससी एसटी के लिए, दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द वोट। जैसे एक पहले कॉन्सेप्ट था ना कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोग रिजर्व किए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ उसी कैटेगरी के लोग वोट करेंगे। मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है एससी के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ एससी वोट करेंगे। अब ऐसा नहीं है, और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया ही नहीं कि हमारे यहाँ जो सीट रिजर्व्ड हो उस पर सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग वोट कर सकें। हमारे यहाँ वोट सभी करते हैं, बस जो कैंडिडेट जो खड़े होते हैं इलेक्शन में वो रिजर्व्ड कैटेगरी के रहते हैं। जैसे यहाँ पे एससी एसटी के जो लोग खड़े होते हैं वोट करने के लिए, कैंडिडेट जो खड़े होते हैं उनको सभी लोग वोट करते हैं। मेंबर ऑफ एससी एसटी आर ऑल्सो नॉन डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग अ जनरल तो खैर जनरल ही है, वो नॉन रिजर्व्ड है, उसमें तो कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो वो खड़ा हो सकता है। पर जो रिजर्व्ड सीट है उस पर जनरल लोग खड़े नहीं हो सकते। ये तो कॉमन प्रिंसिपल है जो कि आपके एग्जाम से लेके लोकसभा के इलेक्शन तक हर जगह लागू होता है। नेक्स्ट इज 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये रिसेंट में आया है, तो इसलिए इस अमेंडमेंट को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला तो ऑब्जेक्टिव था कि एससी एसटी का जो
रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड किया जाए, और दूसरा था कि एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता है लोकसभा में और एक मेंबर का नॉमिनेशन होता है स्टेट में, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन का अब इशू नहीं है। जैसे एंग्लो इंडियन 331 या 331 में था, इसको हटा दिया गया, मतलब अब नहीं है एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न, एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन का प्रोविज़न। पर एससी और एसटी का जो 330 और 332 में था रिजर्वेशन को लेके, वो है। Okay, so the next is the act provide for amending article 334 and extending reservation only for SC and ST in Lok Sabha till 25th January 2030 तक अब ये एक्सटेंड कर दिया गया। ये देखिए ध्यान दीजिए कब आया है, 2019 में है। 2019 में क्यों आया? क्योंकि 2020 में ये प्रोविज़न ख़त्म हो जाता, पहले जो रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया था वो 2020 में ख़त्म हो जाता, इसके बाद 2019 में लाया गया ताकि इसको एक्सटेंड करके 2030 तक किया जा सके। आर्टिकल 334 ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो कि सिर्फ 10 साल के लिए था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये मान के चल रहे थे कि 10 साल में जो है रिजर्वेशन से इतना फ़ायदा हो जाएगा कि सारे जो डाउन ट्रोडन पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी है वो अपलिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि इट्स बीन मोर देन 75 ईयर्स, बट ये चीज़ अभी भी अचीव नहीं हो पाया है। इनइक्वालिटी अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस प्रोविज़न को कंटिन्यू किया जा रहा है। अभी भी 10 साल के लिए बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है, किस अमेंडमेंट में? 104th अमेंडमेंट में। और ध्यान रखिएगा ये 126th बिल था। अच्छा, ये वैरी क्यों कर रहा है? बिल 126 है और अमेंडमेंट एक्ट 104th है, इसलिए क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि जब हम बता रहे थे कि प्रेसिडेंट क्यों है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो हम बताए थे कि प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इसलिए है क्योंकि जब तक वो अपना एसेंट ना दे बिल एक्ट नहीं बनता है, बिल लागू नहीं होता। जब तक बिल एक्ट ना बने वो लागू नहीं होता है। तो अगर जैसे ये लगभग 22 का जो ये गैप आ रहा है, 104 अमेंडमेंट एक्ट है और 126 बिल है, तो ये 22 ऐसे बिल होंगे जिसको गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट नहीं दिया था, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। डुअल मेंबरशिप इन इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। डुअल मेंबरशिप के बारे में हम लोग जानते हैं, अ मेंबर कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, टू ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम टाइम? मान लीजिए कोई एक ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हैं और वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए हैं, पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट उनको छोड़ना पड़ता है और वहाँ दोबारा इलेक्शन होता है, क्योंकि एक आदमी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए डुअल मेंबरशिप अलाउड नहीं है। एक आदमी या एक ही हाउस का मेंबर रहेगा, एक आदमी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर रहेगा। डुअल सिटीजनशिप ना तो पार्लियामेंट में अलाउड है और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, विद इन 10 डेज उसको वो छोड़ना पड़ेगा, जो 1-2 में से कोई एक सीट उसको विद इन 10 डेज छोड़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ओके, इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वेकेंट। मतलब अगर आप कहीं हैं, अभी आप किसी हाउस में किसी सीट पे हैं और आप दूसरे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसमें आप जीत गए, तो ये पहला वाला सीट आपका चला गया, क्योंकि ये मान लिया गया कि जब पहला वाला सीट आपको नहीं उस पर नहीं रहना था तभी आप दूसरा इलेक्शन लड़े हैं, क्योंकि पहले वाले सीट पे तो आप ऑलरेडी थे ही। तो अगर आप पहला वाला सीट होते हुए किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ते हैं तो आपको पहला वाला सीट छोड़ना पड़ेगा, वो आपको खुद ही छूट जाएगा, आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा ना कि एक हम छोड़े और एक पे हम रहें, लेकिन अगर आप एक पे रहते हुए दूसरे में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन तो आपका पहला वाला खुद से ही चला जाएगा। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड इन 2 सीट, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर एनी वन ऑफ द सीट। और अगर वो मान लीजिए दोनों में से किसी को नहीं बोलता है कि हमको नहीं पता चल रहा, मतलब नहीं वो डिसीजन ले पा रहा है, तो उसका दोनों सीट चला जाएगा, फिर वो किसी भी सीट का मेंबर नहीं रह जाएगा। अ पर्सन कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। सिमिलरली एक ही आदमी एक साथ 2 जगह का मेंबर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर हो और पार्लियामेंट का भी हो, कोई एक उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर एक के में रहते हुए वो दूसरा इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो पहला वाला अपने आप छूट जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्लियामेंट
दैट वी हैव टू डील इन दिस लेक्चर। तो पार्लियामेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके आगे भी आपको पार्लियामेंट के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।